अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है इक्विलिब्रियम चैप्टर का। अभी तक के 3 लेक्चर्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं उन सब पे हम क्वेश्चंस करेंगे आज। आज का जो लेक्चर है, आज का जो सेशन है, इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। And before solving the questions, let us first recapitulate all the concepts that we have learned so far in the previous 3 lectures and let's do it quickly. सबसे पहले हमने सीखा रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस व्हिच आर बायडायरेक्शनल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन दैट आर यूनिडायरेक्शनल एंड इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शंस if carried out in closed containers। ये हमने नोट किया है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट किए हैं, आप पास करके आराम से देख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है कि अगर आपका एक जनरल रिएक्शन है जो हमने यहाँ पे लिखा है where KF and KB are rates of forward and backward reactions respectively, then their ratio is constant at equilibrium, which is called as equilibrium constant, और इसका जो वैल्यू दिया जाता है that's the multiplication of products, molar concentration of products raised to the stoichiometric quotient divided by the multiplication of molar concentration of reactants raised to power their stoichiometric quotient in a balanced chemical equation। उसके बाद हमने सीखा यूनिट ऑफ केसी और केपी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट। केसी का यूनिट मोलर रेज्ड पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एज वी मूव फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसको माइनस करना है, रिएक्टेंट में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारा डेल्टा एनजी का वैल्यू है। Kc is molar means moles per liter और Kp जो है that's atmosphere raised power delta Ng। उसके बाद Kp और Kc का रिलेशनशिप Kp is equal to Kc into RT raised power delta Ng। delta Ng हम बोल चुके हैं क्या है, R is the universal gas constant, इसका वैल्यू जो होता है that is 0.082 liter atmosphere per Kelvin per mole and T is the temperature in Kelvin। फिर एक रिएक्शन कोएफिशिएंट हमने सीखा था। रिएक्शन कोएफिशिएंट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो एट इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन। उसके बाद Kc इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, यानी कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, कैटलिस्ट पे, सरफेस एरिया पे या किसी इनर्ट सब्सटेंस पे, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। उसके बाद for exothermic reactions Kc decreases as temperature increases and for endothermic reactions Kc increases as temperature increases and दोनों ये conclusion जो हमारे हैं वो हमने Van 't Hoff equation से लिए हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद कैटलिस्ट क्या काम करता है, ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी, ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी। इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो कंपोजिशन होता है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो सेम होता है एज इन एन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, सो दीज आर वेरियस कॉन्सेप्ट्स जो हमने सीखे। इसके अलावा हमने सीखा कि रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा, रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको रेज्ड पावर n करना पड़ेगा। दो रिएक्शंस को प्लस करके अगर हमें तीसरी रिएक्शन मिलेगी तो तीसरी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ द टू reactions that we add to get this third reaction। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीख चुके हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सर क्वेश्चन सॉल्व करे इससे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, आपने बोर्ड पे क्वेश्चन देखा, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, मे बी 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन जितना ज्यादा सही आपको समझ में आ जाएगा, आंसर सही निकलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो आप वीडियो को पॉज करिए, पेन और कॉपी उठाइए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बहुत अच्छी बात है, मैं सॉल्व करूंगा, आप चेक करेंगे। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो मैं सॉल्व करके दूंगा, आप सीख जाएंगे कैसे करना है, फिर आप एक बार इसको करेंगे फॉर रिविजन पर्पसेस और नेक्स्ट फिर जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर से यही प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। वीडियो को पॉज करना है, खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे और न्यूमेरिकल्स का भी लेवल जो है आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। A reversible reaction is one which reversible reaction कौन सी है, बहुत ही आसानी के साथ आप बोलोगे वो रिएक्शन जो बायडायरेक्शनल होती है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन लगता है। प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन, बिल्कुल गलत। प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, गलत है ये।
proceeds in both directions, none of these. तो आप सब जानते हैं reversible reaction is one which proceeds in both directions. Very simple question. दूसरा, the unit of Kc for the reaction. ये है आपका मेथनॉल गैस गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस. इस रिएक्शन के लिए आपको यूनिट ऑफ Kc देना है और जो ऑप्शन दिए हैं वो मोलर में दिए हैं. तो इट्स सिंपली मोलर रेज्ड पावर डेल्टा Ng. ठीक है, और डेल्टा Ng यहाँ पे कितना है बस वो निकालना. डेल्टा Ng इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं 2 + 1 3 और रिएक्टेंट में सिर्फ एक है -1 दैट्स इक्वल टू मोलर रेज्ड पावर 2. जो भी ऑप्शन मैच होगा, मोलर रेज्ड पावर -2 नहीं, मोलर रेज्ड पावर 2 बिल्कुल सही जवाब. तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली, व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन. तो एक और रिएक्शन दी गई है और इसमें Kp निकालना है आपको. फिर से एटमॉस्फेयर रेज्ड पावर डेल्टा Ng Kp का यूनिट होगा. डेल्टा Ng देख लेते हैं कितना है. मीथेन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन सल्फाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए 3 माइनस रिएक्टेंट साइड में कार्बन डाइसल्फाइड का 1 और हाइड्रोजन के 4 यानी कि 5 यानी कि -2 एटमॉस्फेयर रेज्ड पावर -2. देखना होगा कौन सा ऑप्शन मैच करता है और ऑप्शन नंबर डी जो आपका एटमॉस्फेयर रेज्ड पावर -2 दैट इज योर आंसर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये. इफ यू हैव द कांसेप्ट क्वेश्चंस आर प्रीटी इजी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन. तो इसमें जो ये 4 दिख रहे हैं आपको ये स्टेटमेंट्स हैं, ये ऑप्शंस नहीं है. ऑप्शन नीचे दिए हैं ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शंस हैं और मल्टीपल सही आंसर्स इसमें होंगे. ये हमें दिख रहा है. चलो देखते हैं कौन कौन सा सही है. पहले उसको टिक करते हैं फिर ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा मैच करता है. लेट अस सी. इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन. तो जैसे ये क्वेश्चन आया कि इक्विलिब्रियम स्टेट कब होता है, तो हमें 2 चीजें इस बारे में पता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है ये फिक्स हो जाता है. दूसरा ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है ये सेम हो जाता है. तो वो हम देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन मैच है तो फिर आंसर लिख देंगे. लेट अस सी. concentration of reactants and products becomes equal. Not necessarily. reactant और product का concentration same हो ये जरूरी नहीं है. different concentrations हो सकते हैं और mostly different ही होते हैं. तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है. तो जिसमें भी 1 आ रहा है वो ऑप्शन नहीं आएगा. यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया क्योंकि इसमें 1 आ रहा है. ठीक है. कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स कांस्टेंट. ये बिल्कुल सही है कि रिएक्शन मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट हो जाए. इसी का मतलब हुआ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है. तो ये वाला सही है. तो दूसरा जिसमें नहीं है वो ऑप्शन चला जाएगा, लेकिन दूसरा जो है वो 3 ऑप्शंस में है. तो दैट इज वी हैव टू मूव टू थर्ड. रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस बिकम्स इक्वल. बिल्कुल सही. इक्विलिब्रियम तभी अटेन होता है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाते हैं. तो तीसरा ऑप्शन जिसमें है तो तीसरा ऑप्शन भी तीनों में है. सो लेट अस सी फोर्थ डिसाइडिंग होगा. बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप at equilibrium. Both forward and backward reaction stop. Is that true? Not of course, because equilibrium is dynamic in nature. equilibrium में rate of forward और backward reaction same हो जाता है. दोनों reactions हो रही हैं continuously लेकिन same rate पे हो रही हैं तो stop नहीं होता है. यानी कि चौथा ऑप्शन आपका गलत है. तो ऑप्शन नंबर 2 and 3 और वो कौन सा है 2 and 3 ये 2 बार आया है 2 and 3 यानी कि B या D जो है ये दोनों ऑप्शन सही हैं क्योंकि ये सेम ही ऑप्शन है. तो इनमें से आप कोई भी एक लिखो या दोनों लिखो, एक ही बात है वो. बिकॉज भी दूसरा और तीसरा सही है और इसके 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज नॉट टेकन इन द Kc एक्सप्रेशन बिकॉज. हाँ जी, Kc एक्सप्रेशन में सॉलिड्स का नहीं लिया जाता है. क्यों नहीं लिया जाता है? और लिक्विड्स का भी नहीं लिया जाता है. क्यों नहीं लिया जाता है? देखो सिंपल सी बात है. आपका Kc जो है ये डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन पे और मोलरिटी है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. अच्छा, गिवन मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी. सो मोलरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो सॉलिड्स और लिक्विड्स की डेंसिटी चेंज नहीं होती है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है. डेंसिटी कांस्टेंट होता है और मोलर मास तो है ही कांस्टेंट. इसीलिए बिकॉज द डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मोलर मास रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, देयरफॉर कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स
ड्यूरिंग ए रिएक्शन। और जब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है तो मैथमेटिकली इसको आसान बनाने के लिए उसको 1 लिया जाता है। देयरफॉर और 1 से मल्टीप्लाई करके किसी चीज का वैल्यू चेंज नहीं होता है, यानी कि अगर ये C सॉलिड है तो इसका आंसर 1 होगा, D लिक्विड है इसका आंसर भी 1 होगा। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर ऑलवेज टेकन यूनिटी in your equilibrium constant equation because their density and their molar mass remain unchanged during the course of the reaction। तो ये है आपका ऑप्शन, देखना पड़ेगा कौन सा वाला है। they react slowly, बिल्कुल नहीं। their density is independent of their quantities, ये बिल्कुल सही ऑप्शन आ गया कि डेंसिटी डिपेंड नहीं करता है क्वांटिटी पे। तो क्योंकि डेंसिटी डिपेंड नहीं करता है तो मोलरिटी भी डिपेंड नहीं करेगा, मोलरिटी डिपेंड नहीं करेगा तो इसका जो ये कांस्टेंट रहेगा मोलरिटी विच इज टेकन एज यूनिटी इज इक्वल टू 1। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दे डू नॉट इंटरेक्ट विद गैसियस फेज, गलत है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लो, बिल्कुल नहीं। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या दिया है कि प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स का हम यूनिटी लेते हैं आपका वैल्यू ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि इनका डेंसिटी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। देयरफॉर इनका मोलरिटी प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन और उस मोलरिटी को 1 लिया जाता है मैथमेटिकली चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। A catalyst is a substance which, जैसे आपने क्वेश्चन देखा आपके दिमाग में क्या आया कि कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, फॉरवर्ड भी बढ़ाता है, बैकवर्ड भी बढ़ाता है। उसके बाद आपके दिमाग में इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में क्या आएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की भी कम करता है, बैकवर्ड रिएक्शन की भी कम करता है। फिर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखते ही आप समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। Okay, a catalyst is a substance which increases the equilibrium concentration of the product, बिल्कुल नहीं। concentration of reactant या product पे कोई फर्क नहीं पड़ता equilibrium concentration पे। change the equilibrium constant of the reaction, बिल्कुल नहीं। equilibrium constant पे भी फर्क नहीं पड़ता। shortens the time to reach equilibrium, बिल्कुल सही। यही तो वो ऑप्शन है जो सही है कि equilibrium कितने टाइम में अचीव होगा, कैटलिस्ट इसको डिक्रीज कर देता है। supplies energy to the reaction, बिल्कुल गलत। Okay, let's move to question number 7. What will be the effect on equilibrium constant on increasing temperature if the reaction neither absorbs nor evolves heat? यानी कि रिएक्शन ना एंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक है। हमें पता है एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा जाएगा और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक होगा तो बैकवर्ड की तरफ आएगा टेम्परेचर बढ़ाने से और आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ना एंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक है और ये हमारा वेट ऑफ इक्वेशन है सिंपली। अगर डेल्टा एच का वैल्यू 0 है तो ln of K2 by K1 will become equal to 0. That means K2 will be equal to K1 और K2 और K1 हैं क्या? These are equilibrium constants at two different temperatures. जब उनका डिफरेंस 0 हो जाएगा that means they are same, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा if the reaction is neither endothermic nor exothermic. You can understand the mathematics here. Delta H is 0, that means K2 is equal to K1, that means equilibrium constant does not depend on temperature. So let's see the options. Kc will remain constant, बिल्कुल सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर? यानी कि आपका रिएक्शन ना एंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ाया गया, टेम्परेचर बढ़ाया गया तो Kc will remain constant. Kc will increase. This is the case when the reaction is endothermic. Kc will decrease. This is the case when the reaction is exothermic. Can't be predicted. We can predict using science. तो ये वाला नहीं है। Kc will remain constant is the right option. Let's move to question number 8. For the reaction, hydrogen gas plus iodine gas gives 2 times HI gas. Okay. The equilibrium constant changes with. तो क्या ऑप्शन है देखते हैं। टोटल प्रेशर, बिल्कुल नहीं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। तो फॉर दिस रिएक्शन क्या, फॉर एनी रिएक्शन, चाहे ये कोई भी रिएक्शन देता जो या तो इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो, अभी हमने पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि हीट पे भी टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता अगर रिएक्शन ना इंडोथर्मिक ना एक्सोथर्मिक हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर आइदर इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर टेम्परेचर इज द एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर जिस पे डिपेंड करता है आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, एंड देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन।
तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल में लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस goes to completion because तो goes to completion का क्या मतलब है? goes to completion का मतलब है this reaction does not attain equilibrium, क्योंकि अगर ये attain करता है equilibrium तो ये 100% reactants products में convert नहीं हो जाते। तो goes to completion तब होता है या तो रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, लेकिन ये रिएक्शन का एरो बताता है आपको ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन भी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। ये कब होगा? जब प्रोडक्ट्स में से कोई चीज आप कंटिन्यूअसली बाहर निकालोगे। और लेट अस लुक एट द ऑप्शंस एंड सी कि क्या हो सकता है। इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं वो इक्विलिब्रेटेड होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकती हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज लेस स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट, उसका ऑब्वियसली कोई लेना देना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एसके, दिस इज द ओनली कंडीशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली बाहर निकले तो आपका इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, इसमें जो बैकवर्ड प्रोसेस है वो होगा ही नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलना है तब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। जब ये कंटिन्यूअसली बाहर निकलेगा, एस्केप हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन ही नहीं होगी, वापस नहीं आएगा, तो रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स कंप्लीशन। सो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। तो दीज वर सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हमने सोलो किए, एंड यू सॉ दैट अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी के साथ सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं होगी। अब लेकिन हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे, वहां पे थोड़ा सा मैथ का इस्तेमाल होगा। उससे पता चलेगा कि हमारी कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं और कितना हम अप्लाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स को in solving questions. But before solving any numerical questions, let's quickly recapitulate some of the concepts that we have learned. Consider this equilibrium. N1 times A gives N2 times B. If we reverse this equilibrium, N2 times B gives N1 times A. Equilibrium constant is inverse. यानी कि अगर इसका equilibrium constant X है, हमने रिएक्शन को रिवर्स किया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाया और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाया, तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये इनवर्स हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/Kc होगा। ठीक। उसके बाद अगर हम किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाय फैक्टर ऑफ n, तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको रेज टू पावर हो जाएगा वही फैक्टर n। और अगर डिवाइड करेंगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/n से या डिवाइड करेंगे n से, दोनों बातें एक ही है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/n से तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको भी पावर आ जाएगा 1/n। ये दोनों कांस्टेंट बेसिकली सेम ही है। उसके बाद अगर रिएक्शन 1 है कोई, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, रिएक्शन 2 है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, दोनों को हम प्लस करेंगे और कोई तीसरी रिएक्शन बनेगी, तो उस तीसरी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, K1 मल्टीप्लाइड बाय K2। उसके बाद ये हमने देखा है, दिस इज वेंट हॉफ इक्वेशन, ln of K2 by K1 is equal to delta H naught, which is the standard enthalpy change of the reaction divided by universal gas constant into 1/T1 minus 1/T2, T2 greater than T1। उसके बाद बेसिक इक्वेशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन है और ये वाला जो है दिस इज रिएक्शन कोशेंट का इक्वेशन है। दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं, फर्क सिर्फ एक होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आप जो कंसंट्रेशन लेते हो प्रोडक्ट्स का या रिएक्टेंट्स का, वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेते हो, और आपका जो रिएक्शन कोशेंट है उसमें कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम पे भी हो सकता है या किसी और टाइम पे भी हो सकता है। इट्स एट एनी टाइम t। These are the concepts that we have learned. Now let us solve questions. पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। In the equilibrium 2a gives b plus c, the equilibrium concentration of a, b and c at 300 Kelvin are 3 into 10⁻⁻⁴ मोलर, यानी कि a का कॉन्सेंट्रेशन ये है, b का कॉन्सेंट्रेशन 1 into 10⁻⁴ मोलर है और c का कॉन्सेंट्रेशन 4.5 into 10⁻⁴ मोलर है। द वैल्यू ऑफ Kc, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे। Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या है B और C, इनका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट A और इसको रेज्ड पावर करेंगे 2। थोड़ा सा मैथ का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन हो चुका है। केमिस्ट्री में इतना ही है, बाकी सारा मैथ है। वैल्यूज डालेंगे, B का वैल्यू
3 into 10, sorry, this is A, this is A, this is B and this is C. तो आपका जो B का वैल्यू है that is 1 into 10 raised power minus 4 multiplied by C का वैल्यू है 4.5 into 10 raised power minus 4 divided by है 3 into 10 raised power minus 4, लेकिन इसका स्क्वायर है क्योंकि रेज्ड पावर 2 है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, तो रेज्ड पावर 1 ही रहेगा. सो दिस इज इक्वल टू 1 into 4.5 is 4.5 into 10 raised power minus 4 और minus 4 हो गया minus 8 divided by 3 का स्क्वायर हो गया 9 multiplied by 10 raised power minus 4 into 2 is minus 8. minus 8 कटेगा, ये 4.5 है, 9 है, आपको दिख सकता है 4.5 और 9, दिस इज 1/2, आंसर विल बी 0.5. तो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन नंबर ए ही सही आ रहा है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. बिल्कुल बेसिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन हमने लगाया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया. एक और क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस आर गिवन, यानी कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दिए हैं. आउट ऑफ दीज विच इज फर्देस्ट टुवर्ड्स कंप्लीशन, यानी कि टुवर्ड्स राइट सबसे ज्यादा कौन सा है. तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जिसमें ज्यादा होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ज्यादा होगा. हायर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, मोर इज द रिएक्शन टुवर्ड्स द राइट साइड एंड देयरफॉर इट्स मोर कंप्लीटेड. तो जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो फर्दर टुवर्ड्स राइट होगा और जिसका सबसे कम वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा. तो जो ऑप्शंस हमारे पास हैं इनमें से 100 सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो इट इज फर्देस्ट टुवर्ड्स राइट. सिंपल बेसिक क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है A times A plus B times B gives C times C plus D times D is K. इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K है. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Na times A plus Nb times B gives Nc, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ n किया हुआ है इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में क्या फर्क है, n का फर्क है, n से मल्टीप्लाई किया गया है. तो इसका अगर k है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, तो इसका क्या होगा, k raised to power n होगा. और वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अगर ऐसे देता 1/n A times A plus 1/n B times B gives 1/n C times C plus 1/n D times D, ऐसा देता तो आपका ऑप्शन होता है k raised to power 1/n, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता. लेकिन उसने जो दिया है वही करना है ना, हमें मल्टीप्लाइड बाय n किया है तो raised to power n करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को. ये क्वेश्चन भी हो गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है. आपको एक रिएक्शन दिया गया है, फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3 times H2 गैस gives 2 times अमोनिया, यानी कि हैबोस प्रोसेस दिया गया है, बैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया है. एट 400 केल्विन Kp is equal to 41. फिर क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp एट 400 केल्विन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी किसी रिएक्शन में थोड़ी सी छेड़खानी की है और उसका Kp निकालना है. तो रिएक्शन क्या है, नहीं 1/2 of N2 plus 3/2 H2 gives अमोनिया. तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को कंपेयर करना है और देखना है क्या किया गया है. तो जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं वो यहाँ पे भी रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. तो रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया गया है, रिएक्शन वही है जो यहाँ ऊपर है वही रिएक्शन नीचे है, सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज है. यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाफ ऑफ नाइट्रोजन है, यानी कि इस पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है. यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ 3 है, यहाँ 3/2, यहाँ 2 है और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है. तो व्हाट वी हैव बीन डन हियर, आपको n से मल्टीप्लाई किया गया और वो n क्या है, वो n है 1/2. तो आपका अगर Kp यहाँ पे 41 है तो इस वाली रिएक्शन का जो Kp होगा दैट विल बी सिंपली 41 रेज्ड टू पावर जिससे मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 1/2, दैट्स अंडर रूट ऑफ 41. अब आप बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 41 निकालने में टाइम लगेगा एग्जाम में, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, ऑप्शन देखने हैं. हमें पता है ये √36 और √49 के बीच में आता है. इसका आंसर 6 है, इसका आंसर 7 है. ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू दिया गया दैट्स 41. तो 41 का वैल्यू कहां पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 41. तो इन दोनों के बीच में जो भी ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा. अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो पहला ऑप्शन 4.6 नहीं आ रहा है, 0.02, 50, 6.4, सिंपली ये वाला इसका आंसर होगा.
तो और आंसर इज डी 6.4। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 1/2 of H2 gas plus 1/2 of I2 gas gives HI gas। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Kc है। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2 times HI gives H2 gas plus I2 gas will be, यानी कि यही रिएक्शन है। अब देखना है क्या क्या चेंज किया गया है। इसमें जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है वो यहाँ पे रिएक्टेंट है, यानी कि रिएक्शन को रिवर्स करना है। चलो पहले रिएक्शन को रिवर्स करते हैं। हम लिखेंगे HI gas gives 1/2 of H2 gas plus 1/2 of I2 gas। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? K will be equal to, अगर इस रिएक्शन का Kc है तो इसका आंसर होगा 1/Kc। हो गया ये, तो रिवर्स किया गया तो रिवर्स करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो आपका फाइनल इक्वेशन है इसमें और इसमें क्या फर्क है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया गया। देखो यहाँ पर HI है, जबकि ये वाली रिएक्शन में 2 times HI है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पावर चढ़ेगा K। तो आपका जो ये वाला इक्वेशन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 1/Kc रेज़ टू पावर 2। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, Kc का स्क्वायर Kc स्क्वायर। तो लेट अस लुक एट द ऑप्शंस, देखेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है। फिर से एक बार, अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको कंपेयर करना है जो रिएक्शन दिया गया है और उसका Kc दिया गया है और जिस रिएक्शन का Kc पूछा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हुआ है। जब इन दोनों को आपने कंपेयर किया, आपने देखा रिएक्शन को एक तो रिवर्स किया गया है और 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। रिवर्स की करने की वजह से वो 1/Kc बनेगा और 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से रेज़ टू पावर 2 चढ़ेगा। तो आपका आंसर बनेगा 1/Kc स्क्वायर। तो वो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। 1/Kc स्क्वायर 2/Kc, 2 तो आएगा ही नहीं, तो 1/Kc स्क्वायर इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, वेरी इजी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ K1 and K2 are the respective equilibrium constants for the two reactions। ये दो रिएक्शंस दिए गए हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। XeF6 plus water gives XeOF4 plus 2 times HF and XeO4 plus XeF6 gives XeOF4 plus XeO3F2। यानी कि ज़ेनॉन के कंपाउंड्स के बारे में बात हो रही है, उनकी रिएक्शंस हो रही है, फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स ऑफ ज़ेनॉन। और फिर दे रहा है तीसरी रिएक्शन और बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। एक और रिएक्शन ये है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? तो जैसे आपने 3 रिएक्शन देखी तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि 2 रिएक्शंस का सम करेंगे, तीसरा रिएक्शन आता होगा और फिर उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। वो जो जिन 2 को सम किया आपने उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द थर्ड। तो ये कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। लेट्स हैव अ लुक कि क्या किया गया है रिएक्शंस में। देखो कंपेयर कैसे करेंगे। आप अपना मेन जिस रिएक्शन का आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है उसको देखिए। आप देखिए उसके रिएक्टेंट्स को और उसके प्रोडक्ट्स को। XeO4 plus 2 times HF कहां पे है ये? देखो XeF4 आपको यहां दिख रहा है, तो इस रिएक्शन को इसने सीधे ही लिखा है। ठीक है, 2 times HF वो यहां पे आपको दिख रहा है और इस रिएक्शन में ये HF जो है वो प्रोडक्ट है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब HF जो है वो रिएक्टेंट साइड से आएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन को एज सच लिखेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। ठीक है, क्या उससे हमारे बाकी मसले हल होंगे? देखो XeO3F2 ये कहां पे है? ये यहां पे है, बिल्कुल। इसको सीधा लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट में आएगा, प्लस वाटर, इसको रिवर्स में लिखेंगे तो वाटर प्रोडक्ट में आएगा। तो हम सही जा रहे हैं, यानी कि दिस रिएक्शन इज एज सच। इस रिएक्शन को रिवर्स कर लेते हैं, तो इस रिएक्शन को हम 1 लिखते हैं और इसको रिवर्स करने के बाद हमारे पास जो आएगा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K2। इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, XeO4 plus 2 times HF gives XeF6 plus water। ये आपका इक्वेशन। चलो आप इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो, इस रिएक्शन का K1 है, इसको रिवर्स किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1/K1। हो गया। दूसरी रिएक्शन को ऐसा लिखते हैं, XeO4 plus XeF6 gives
XeO4 प्लस XeO3F2 और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उसने K2 दिया है। ठीक है, दोनों को सम करते हैं। देखिए पहले देखेंगे कॉमन क्या है। इधर से प्रोडक्ट साइड में XeF6, इधर से रिएक्टेंट साइड में खत्म हो गया। ओके, XeOF4 इधर रिएक्टेंट साइड में, इधर प्रोडक्ट साइड में खत्म हो गया। तो क्या लिखेंगे रिएक्टेंट साइड में? XeO4 प्लस 2 टाइम्स HF gives XeO3F2 प्लस वाटर। और वही आपका ये रिएक्शन है, इसी का पूछ रहा है। तो सिंपली इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी 1/K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 दैट्स इक्वल टू K2 by K1। तो आप ऑप्शन ढूंढिए, अपना मिल जाएगा K1 K2 डिवाइडेड बाय K1, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अच्छे से ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो इसको आप 2 बार जरूर रिपीट करिए ताकि बिल्कुल बात क्लियर हो जाए। अब हम एक और क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। 2 इक्विलिब्रिया दिए हैं, इक्विलिब्रियम 1 एंड इक्विलिब्रियम 2। इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं उनका क्या रिलेशन है, यानी कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। इनके बीच में रिलेशन देखना है, यानी कि एक ही रिएक्शन है, उसी को इधर उधर किया गया होगा, वही हमें समझना है। पूरा इक्विलिब्रियम में यही समझना है आपको कि क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया है किसी नंबर से, रिवर्स किया गया है, डिवाइड किया गया है, व्हाट हैज बीन डन। सो लेट अस सी। तो इस रिएक्शन को हम देखेंगे NO प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स NO2। इस रिएक्शन को देखेंगे तो सबसे पहले हमें दिखेगा कि इसका जो प्रोडक्ट है वो इसका रिएक्टेंट है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसके रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि इस रिएक्शन को जब हम रिवर्स करेंगे तब हम यहां की तरफ पहुंच सकते हैं। तो पहले रिवर्स करेंगे तो हम लिखेंगे NO2 gives NO प्लस 1/2 ऑफ O2। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय K1, क्योंकि रिवर्स किया है। लेकिन ये जो हमारा फाइनल इक्वेशन है ठीक है ना, ये हमें अचीव होगा जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे। तो 2 टाइम्स NO2 gives 2 टाइम्स NO प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, O2 बनेगा, 2 और 1/2 कट जाएगा। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज्ड पावर करना पड़ेगा, दैट्स 1 डिवाइडेड बाय K1 का स्क्वायर। तो वो ऑप्शन आप देख लीजिए। अच्छा, ये आपका आ गया K2, ठीक है, ये K2 आ गया। सो K2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय K1 का स्क्वायर। ऐसा कोई दिया गया है क्या? ये है K2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय K1 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे भी दे सकता था कि K1 स्क्वायर को इधर लाएंगे, K1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय K2 एंड इट इम्प्लीज K1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ K2। ऐसे भी दे सकता था, ठीक है ना। K1 इज इक्वल टू रूट K2 से दिया है, जो कि गलत है। K1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट K2 देता तो वो सही हो जाता। So this is your right option and this is the only right option in this question. ठीक है? We'll move towards our next question. Now let us look at this question based on some graphical representation. For the synthesis of ammonia by the reaction N2 plus 3 times H2 gives 2 times ammonia in the Haber's process, the attainment of equilibrium is correctly predicted by the curve. कर्व है यहाँ पे। तो ये हैबर्स प्रोसेस का रिएक्शन है और बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया है ये किस कर्व से करेक्टली डिपिक्ट होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है। देखो N2 और 3H2 ये आपके रिएक्टेंट्स है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन जो इनिशियली 0 होगा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम पे तीनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। जो ग्राफ ये चीज को रिप्रेजेंट करेगा वही करेक्ट ग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए प्रोडक्ट की तरफ कि कहाँ प्रोडक्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना, फिर इंक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट होता है एट इक्विलिब्रियम। और ऐसे कितने कर्व्स हैं, चलो देखते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा अमोनिया है, तो पहले वाले में अमोनिया इनिशियली स्टार्ट होता है 0 से और फिर बढ़ते हुए इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। और इस कर्व में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो कि रिएक्टेंट्स हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है और इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हो जाता है। ये बिल्कुल सही ग्राफ लग रहा है। क्या कोई और ग्राफ भी सही है वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है,
यहाँ पे दिखा है कि नाइट्रोजन इंक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, तो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कहां से होगा, तो गलत हो गया ये। और फिर अमोनिया डिक्रीज हो रहा है विद टाइम, ये भी गलत है, तो ये ग्राफ तो गलत है बिल्कुल। ये वाला देख लेते हैं, नाइट्रोजन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, अमोनिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक तो है, लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, मे बी देयर इज सम इनिशियल कंसंट्रेशन अमोनिया, मे बी, लेकिन हाइड्रोजन जो आपका है वो डिक्रीज हो रहा है, अमोनिया इंक्रीज हो रहा है। दिस कुड बी करेक्ट बट दिस इज नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट वो होगा जहां अमोनिया जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, अमोनिया की वजह से ये गलत हो गया। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का कम हो रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन का भी कम हो रहा है, ठीक है। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है, यहाँ पे नाइट्रोजन थोड़ा ऊपर दिखा है, हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर नाइट्रोजन नीचे, दोनों के केस में अमोनिया का कोई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिखा है, जबकि अमोनिया इनिशियली जीरो होगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। The only correct graph that predicts the formation of ammonia is the first one. ये बिल्कुल सही ग्राफ है, अमोनिया इनिशियली जीरो होगा और आहिस्ता आहिस्ता इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो कम हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हो जाएगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन माय ओपिनियन। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द फिगर गिवन बिलो, यानी कि इस फिगर की बात कर रहा है, शोज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी विद टाइम। ए का कॉन्सेंट्रेशन, ये ए लिखा है तो यानी कि ये करू जो है ये ए का है, जो कम हो रहा है, इसका मतलब ए रिएक्टेंट है, और बी जो है वो प्रोडक्ट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन A gaseous gives 2 times B gaseous is। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। तो आप सबको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम रेज़्ड टू पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय concentration of reactant at equilibrium raised to power its stoichiometric coefficient। तो देख लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, B है, B का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है, B का करूँ ये है इक्विलिब्रियम पे, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.4 है, 0.4। B का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो स्केल कर देते हैं, डिवाइडेड बाय A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, 0.1, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, रेज़्ड टू पावर 1, तो ये हो गया 4 into 10 रेज़्ड टू पावर -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 into 10 रेज़्ड टू पावर -1, रेज़्ड टू पावर 1 ही है, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर -1 का स्क्वायर 10 रेज़्ड टू पावर -1 into 10 रेज़्ड टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़्ड टू पावर -1, ये और ये कट जाएगा, this is 16 into 10 raised to power -1, that's 1.6। तो आपका जो ऑप्शन होगा 1.6 होगा, that means Kc is greater than 1। Kc is greater than 1 आपका पहला ही ऑप्शन है, that is the correct option। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सिर्फ ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए आपको। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहे ये आपका इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, B raised to power 2 at equilibrium डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A raised to power 1। तो B का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम आपने देखा 0.4। आपको कैसे पता है इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है A का भी और B का भी कांस्टेंट हो गया, तो ये 0.4 से ऊपर नहीं जा रहा है, ये 0.1 से नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो B का कॉन्सेंट्रेशन 0.4 हो गया और A का 0.1 हो गया, दोनों के हमने वैल्यूज दिए, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया, आपका आंसर आपके सामने है। मैथ वाला पार्ट आपका अपनी मर्जी है, आप कैसे करेंगे। तो एक तरीके से मैंने भी किया और आंसर आया 1.6, आंसर सबका 1.6 आएगा, Kc greater than 1। Now let us do a few questions that relate equilibrium constant with reaction quotient। ये वाला क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। The equilibrium constant for a reaction is K, okay, and the reaction quotient is Q। ठीक है, जो साइंस हम यूज करते हैं वही दिए हैं। If at any time K divided by Q is 0.33, this means that K by Q दिया है उसने 0.33, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड बाय रिएक्शन कोएफिशिएंट, इसका मतलब हुआ K is equal to 0.33Q। इससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी that Q is greater than K या K is less than Q। और जब K is less than Q, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है the reaction will proceed in the backward direction to attain equilibrium। आपका K अभी कम है, इक्विलिब्रियम पे K और Q जो होता है वो बराबर हो जाता है। वो कब बराबर होगा,
जब जब ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा तभी Q और K बराबर हो सकता है. That means this reaction is going to go in the backward direction. Let's look at the options. और क्या पूछ रहा है वो. This means that इसका मतलब क्या होता है? Reaction proceeds in backward direction. Actually reaction forward और backward दोनों में जा रहा है, लेकिन rate of backward direction is more than rate of forward direction. The reaction mixture will equilibrate to form more reactant species. और जब backward direction में जाता है तो क्या बनता है? Reactants बनते हैं. So this option seems to be the correct option. बाकी भी देखते हैं. The reaction mixture will equilibrate to form more products. बिल्कुल नहीं. तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वही सही है कि आपका रिएक्शन मिक्सचर जो है वो इक्विलिब्रेट होगा और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट बनाएगा क्योंकि K इज लेस देन Q. ठीक है ना. ये कंक्लूजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया इस पे जो हमने सॉल्व कर दिया है. जब Q ज्यादा होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, जब Q कम होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है टू अचीव इक्विलिब्रियम इन बोथ द केसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फॉर द रिएक्शन A gaseous plus 3 times B gaseous gives 2 times C gaseous at 27 degrees Celsius. 2 moles of A इसके 2 moles, 4 moles of B इसके 4 moles and 6 moles of C इसके 6 moles are present in 2 liter vessel. ठीक है. If Kc is equal to 1.2 the reaction will proceed in. फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है. यहां पर हमें निकालना पड़ेगा QC. जब QC निकालना पड़ेगा, QC निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे KC और QC को और उसके बाद फैसला करेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. तो निकालते हैं. हमें पता है QC इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि C रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू पावर 1 एंड B रेज़ टू पावर 3. ये हो गया. अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए उसने डेटा दिया है कि आपके पास 2 मोल्स ऑफ A है और वेसल का जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है. हमें पता है नंबर मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स. तो A के लिए हम निकालते हैं. A is 2 divided by 2 that's equal to 1. तो A का जो मोलैरिटी निकला है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकला वो 1 निकला. B जो है वो 4 है, 4 मोल्स प्रेजेंट हैं 2 लीटर में तो वो हो गया 2. इसकी मोलैरिटी 2 होगी B की. और C जो है वो 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 2 ये 3 हो गया. तो C का क्या निकला 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A का क्या निकला है 1, 1 रेज़ टू पावर 1 इज 1 और B का क्या निकला है 2, 2 रेज़ टू पावर 3. 3 का स्क्वायर हो गया 9 डिवाइडेड बाय हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट्स 8 दैट्स इक्वल टू 8 1s are 8 पॉइंट. ये बनेगा 10, 8 1s are 8 और उसके बाद 2 निकलेगा 8 2s are 16. हमारा फैसला हो चुका है. यहाँ पे KC कितना है, ये QC का वैल्यू निकला. KC is equal to 1.2. That means KC is greater than QC. और जब KC greater than QC होता है यानी कि अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा है, QC के जो वैल्यूज दिए गए हैं अभी कम है, रिएक्शन को और आगे जाना पड़ेगा तब QC KC बराबर हो जाएगा. That means reaction is going to proceed in forward direction. ठीक है. When KC is greater than QC, reaction proceeds in forward direction. When KC is less than QC, reaction proceeds in backward direction. ये दो क्वेश्चंस थे. एक में बैकवर्ड जा रहा था, एक में फॉरवर्ड जा रहा था क्योंकि KC और QC का रिलेशन अपोजिट था. इसमें आपका जो Q है वो ज्यादा था और इसमें आपका जो K है वो ज्यादा है. Therefore, 2 different answers. Let's see this question. Consider the reaction 2 times sulfur dioxide plus oxygen gives 2 times sulfur trioxide. ठीक है. For which Kc is equal to 278 moles per liter या per molar. ठीक है. Kc का वैल्यू दिया गया है इस रिएक्शन के लिए. If 0.001 moles of each of the reagents are mixed in a 1 liter flask, number of mole दिया गया है. इसका भी 0.001, इसका भी 0.001, इसका भी 0.001 और जो आपका फ्लास्क है जिसमें रिएक्शन हो रही है, ये इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, उसका जो वॉल्यूम है वो दिया है 1 लीटर. जब मोल दिया है, वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब वो कंसंट्रेशन देना चाह रहा है. ठीक है. डिटरमाइन द रिएक्शन कोशेंट एंड द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम. तो आपको QC निकालना है और QC और KC को जब आप कंपेयर करेंगे फिर आप बताएंगे
कि ये राइट की तरफ रिएक्शन जाएगी या लेफ्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यूसी निकालते हैं। क्यूसी का वैल्यू जैसे हमें निकलेगा तो दो ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, या तो 0.001 आएगा या फिर 1000 आएगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन रह जाएंगे, फिर हमें देखना पड़ेगा ज्यादा कौन सा है, उस हिसाब से हम अपना फाइनल ऑप्शन चूज करेंगे। बहुत ही सिंपल सरल सा क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। क्यूसी इज इक्वल टू रिएक्शन ये है, तो हम लिखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन raised to power 2 divided by concentration of sulfur dioxide raised to power 2 और concentration of oxygen raised to power 1। और सबका concentration कितना है देखो, concentration is equal to number of moles divided by volume in liter। जब वॉल्यूम ही 1 है तो जितना नंबर ऑफ मोल्स है वही concentration हो गया। ठीक है, और सबका concentration 0.001 है, तो दिस इज 0.001 raised to power 2 divided by 0.001 raised to power 2 0.001 raised to power 1। ये और ये कट जाएगा, दिस इज 1 divided by 10 raised to power -3, जो ऊपर चढ़ के बनेगा 10 raised to power 3 यानी कि 1000। यानी कि या तो ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन सही होगा। अब हमारा क्यूसी कितना निकला है 1000। केसी का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, केसी का वैल्यू दिया है 278। ठीक है, दैट मींस क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। 1000 शिफ्ट्स टू द राइट, शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, तो क्यूसी इज 1000 बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। The equilibrium constant Kc for this reaction P4 यानी कि phosphorus gas gives 2 times P2 gas is 1.4। equilibrium constant दिया है 1.4, temperature दिया है 400 degree Celsius। Suppose that 3 moles of P4 and 2 moles of P2 are mixed in 2-liter container at 400 degree Celsius। The volume the value of Qc is, बहुत ही simple सा question है, simple conceptual। Qc is equal to concentration of P2 raised to power 2 divided by concentration of P4 raised to power 1। अब concentration के लिए उसने क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और वॉल्यूम इन लीटर्स दिया हुआ है। 3 मोल्स ऑफ P4 यानी कि concentration हम निकालेंगे यहां पे, P4 की कितनी है 3 divided by 2 that's equal to 1.5। और आपका concentration of P2 कितना है, ये कितने मोल्स हैं 2 मोल्स ऑफ P2 यानी कि 2 divided by 2 that's equal to 1। तो डाल देते हैं यहाँ पे इक्वेशन में, P2 का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, 1 का स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाय और 3/2 raised to power 1 that's equal to 2/3। 2/3 is the correct option and that's option number B। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, हमने क्यूसी का जो इक्वेशन है वो लगा दिया, कॉन्सेंट्रेशन निकाला क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम्स हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाला, उनका वैल्यू इक्वेशन में दिया और आंसर हमारे सामने है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस प्लस Cl2 गैसेस गिव्स COCl2 गैसेस, द वैल्यू ऑफ Kc/Kp इज। तो हमें पता है Kp इज इक्वल टू Kc into RT raised to power delta Ng। तो डेल्टा Ng देख लेते हैं यहाँ पे कितना है। प्रोडक्ट्स में गैसियस मॉलिक्यूल्स आपके पास 1 है और रिएक्टेंट में गैसियस मॉलिक्यूल 2 है, तो -1। दैट मींस Kp इज इक्वल टू Kc into RT raised to power -1। ठीक हो गया, दैट मींस Kp इज इक्वल टू Kc डिवाइडेड बाय RT। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो Kc डिवाइडेड बाय Kp किसके बराबर है, तो Kp को इधर लाएंगे, तो Kc डिवाइडेड बाय Kp विल बी इक्वल टू RT और वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बन जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज़्ड पावर डेल्टा Ng से हमने सॉल्व किया। डेल्टा Ng का वैल्यू निकालने के लिए गैसियस प्रोडक्ट्स 1 था और गैसियस रिएक्टेंट्स 2 थे, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1। दैट मींस Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज़्ड पावर -1। रेज़्ड पावर -1 का मतलब है डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, वही हमने लिखा। फिर Kc इज डिवाइडेड बाय Kp यानी Kp को इधर लाया, RT इधर जाएगा, Kc डिवाइडेड बाय Kp बिकम्स इक्वल टू RT, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी बनता है करेक्ट ऑप्शन।
फाइनली हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है, इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, तो हम लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इसका प्रोडक्ट क्या है आपके पास, P4O10 डिवाइडेड बाय P4 और ऑक्सीजन जो आपके पास है रेज़ टू पावर 5, ये है। लेकिन क्योंकि ये सॉलिड दिया हुआ है, ये भी सॉलिड दिया हुआ है, इनका हम 1 ले लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू ऑक्सीजन रेज़ टू पावर 5 दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रेज़ टू पावर 5। Kc इज इक्वल टू ऑक्सीजन रेज़ टू पावर 5, न्यूमरेटर में गलत, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन आपका। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल बेसिक इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट का इक्वेशन पूछ रहा था, तो हमने इक्वेशन लिखा, फिर हमने ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है कि सॉलिड्स का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 लिया जाता है, क्योंकि कांस्टेंट रहता है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो मोलरिटी कांस्टेंट हो जाता है, मोलरिटी कांस्टेंट है और उसको 1 लिया जाता है फॉर सिंपल मैथमेटिक्स। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मोलर concentration ऑफ ऑक्सीजन रेज़्ड टू पावर 5. This marks the end of this question. With this, we come to the end of today's lecture. In today's lecture, we solved questions on various concepts: Kp, Kc, basic equilibrium equation, reaction quotient. We looked at the graphs and solved the questions based on graphs. I'm really sure that you must have enjoyed today's lecture. We will meet soon with another theoretical lecture. Thank you very much.